हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं कि हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लेसन 1 पूरा एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम था आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 डिस्कस करेंगे कि संज्ञा क्या है, वचन क्या है। ये हम जितने भी टॉपिक है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेसन प्लान की ओर। फ्रेंड्स, ये है आपका लेसन 2 संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। बहुत ही अच्छे से आप सभी को ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सभी को पहले से ही पता है। ठीक है, नाम, स्थान, ये सभी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो जैसे कि देखते हैं संज्ञा, बच्चे आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों, पशु पक्षियों के नाम की जानकारी होने से संज्ञा से पूर्ण रूप से जुड़े होते, क्योंकि लेसन 1 वही था, तो क्या वो सभी क्या थे, संज्ञा ही था। ठीक, किंतु व्याकरणिक पक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ है, यानी उनको कुछ भी नहीं पता है व्याकरण की दृष्टि से। अतः उन्हें व्याकरणिक पक्षों को आधार पर बनाते हुए प्रशिक्षु संज्ञा समझ को विकसित करा सकता है। उसे कक्ष में उपस्थित सभी चीजों को बताकर बच्चों से बोलने को कह सकता है, जिससे बच्चे उन शब्द रूप देने में सफल हो सकते हैं। बहुत सी वस्तुएं, नाम, उस जगह का नाम, पशु पक्षियों के नाम, चित्र आदि बताकर संज्ञा को आत्मसात मतलब बहुत ही अच्छी से जानकारी उनको आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जो उद्देश्य होता है, संज्ञा की समझ विकसित करना, विभिन्न परिस्थितियों में संज्ञा के शब्दों को स्पष्ट करना, संज्ञा के माध्यम से बच्चों में संस्कृत ज्ञान को बढ़ावा देना, संस्कृत में वाक्य कौशल को विकास करना, संज्ञा के विविध स्वरूपों का परिचित कराना। तरीका, विधिया कौन कौन सा होता है ये सिखाने का संज्ञा का, तो देखिए बातचीत के द्वारा, चित्रों के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, दिनचर्या में आने वाले शब्दों के द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बातचीत के द्वारा आप संज्ञा के बारे में किस तरीके से जानकारी दे सकते हो, चित्रों के माध्यम से किस तरीके से, प्रश्नोत्तर विधि की किस तरीके से आप संज्ञा की समझ विकसित कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला तो है आपका वार्तालाप विधि। ठीक है, वार्तालाप विधि ये इसलिए ये दिया गया है ताकि बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए, और जब आप क्लास यानी जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि प्रशिक्षु यानी प्रशिक्षु आप हो, तो प्रशिक्षु संज्ञा समझ विकसित करने के लिए बच्चों से वार्तालाप विधि अपनाए। आसपास की वस्तुएं जैसे कि जीव जंतु के संस्कृत नाम पर विस्तृत चर्चा करें, जैसे कि गृहम, गौ, काकह, कुकुर आदि पर चर्चा करें। ठीक, और चर्चा के दौरान बच्चों को कक्ष में उपलब्ध सामानों के बारे में चर्चा करते हुए बाह्य सामानों पर भी विस्तृत रूप से बातचीत करें, जिससे बच्चे में उसमें रुचि लेते हुए अधिकाधिक शब्दों को खुद बताने लगते हैं। और संज्ञा के व्याकरणिक पक्ष को मजबूत करने के लिए वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए संज्ञा भेद को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए खेल से रिलेटेड कुछ इस तरीके से स्थान, नाम और वस्तु से पता चल जाएगा। जैसे कि किसी बच्चे को खेल में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसको खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो अगर आप उसको खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो सीख सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर एक क्रिकेट मैच होता है तो कहाँ होता है, किसी स्थान पे ही होता है। ठीक, और
अगर वह स्थान पे होता है तो कुछ वस्तु भी दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए बैट बॉल हो गया, ट्रॉफी हो गया, ठीक है। इस तरीके से नाम कौन खेल रहा है, उसका कप्तान कौन है, तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हो कि ये सभी क्या है, स्थान, वस्तु, नाम। मतलब स्थान मान लीजिए वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, अपना यूपी हो, ये सभी क्या होता है, आपका स्थान होता है। वस्तु क्या है, ट्रॉफी, कुछ भी हो सकता है, ट्रॉफी, बैट बॉल, बैडमिंटन, मतलब कुछ भी वस्तु में तो कुछ भी आ सकता है। नाम में राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, नीता, ये सभी क्या है, नाम है। तो ये हो जाता है आपका संज्ञा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप उनको बताएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया। अब जैसे कि फलम पुष्पम पुस्तकम श्यामपटः शुका खंड शिक्षिका आम्र गुलाब संस्कृत गंगा हिमालय कुतुब मीनार शुका आदि, ठीक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी जैसे कि फलम पुस्तकम, अगर आप इनका यूज करते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट लिस्ट में जानकारी हो जाती है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। शुका, मृगा, चटका, इन शब्दों को संज्ञा भेद को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो संज्ञा होता है वो दो होता है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका नाम आ जाता है, जैसे मोहन, जया, रहीम, आप देख सकते हो, शहनाज। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि पुष्पम, तो जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो एक पुष्प यानी पूरे फूल की जाति बता रही है, एक पुष्प नहीं, यानी गुलाब का फूल नहीं इस तरीके से, या कमल का फूल नहीं, मतलब पूरा एक पुष्प की जाति। पुस्तकम पूरा किताब से रिलेटेड, कलम, ठीक है, तो मतलब पेन से रिलेटेड, श्यामपट, सुधाखंड, गंगा, हिमालय, कुतुब मीनार, पूरा एक जाति बताता है, ठीक है। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बहुत से सारे वाक्य एक में लिख सकते हैं और उसके बाद उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक। अब संस्कृत वस्तुओं को आधार बनाते हुए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा भेद पर बच्चों की समझ को प्रशिक्षु विकसित करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है कि दो ग्रुप बना सकते हो, एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा में से केवल और केवल मतलब व्यक्तिवाचक जैसे नाम बोलना होगा, और जातिवाचक में जैसे पुष्प, कलम, पेन, कॉपी, ठीक है, ये सभी क्या आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ ये एक जाति बता रहा है, जैसे कि आप मानव, पूरा मानव आप लिख देंगे तो यहाँ क्या पूरे मानव जातिवाचक यानी पूरा एक जाति बता रहे हैं मानव का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को आप उनकी समझ को विकसित करा सकते हो, ठीक है। चित्र विधि के द्वारा भी बहुत ही आसानी से समझा सकते हो कि चित्र विधि के द्वारा कैसे, जैसे कि आप काका तो कौवा का चित्र बनाएंगे, हिमालय का चित्र, नकुल का चित्र, तो सिंह का चित्र, गजा, पुष्पम, अजा, तो ये बहुत ही आसानी के साथ उनको समझ में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला है आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि से किस तरीके से समझा सकते हैं, तो प्रश्न पूछ के, कैसे कि त्वम किम नाम, तो बोलने का मम नाम, अगर आपका कुछ भी नाम है तो आप बोल देंगे, ठीक है। त्वम मातु नाम किम, तो अपनी माता का नाम बताएगा। त्वम पितु नाम किम, त्वम कुत्रम निवास, तुम कहाँ निवास करते हो। तो वो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी बहुत ही आसानी के साथ उनको समझ के साथ आप बहुत ही अच्छे से उनका जो संज्ञा का ज्ञान है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगला है दिनचर्या में आने वाले शब्द। तो बच्चे प्रतिदिन जिन कार्यों को दिनचर्या में करते हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए प्रशिक्षु संज्ञा शब्दों के ज्ञान को प्रभावी रूप से विकसित कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा दंत धावनम, दुग्धम, स्नानम, वस्त्रम, भोजनम, विद्यालम, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो जाएगा कि डेली आप कौन से कार्य करते हो, ठीक है। स्नान, वस्त्रम, भोजनम, विद्यालम, तो ये आप इसके थ्रू भी समझा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका कि छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, ठीक है। दंत धावनम करोमि, दुग्धम पिबाम,
वस्त्रम धारयामि, पुस्तकम पठामि, शाकम खादामि, चलचित्रम पश्यामि, कलम आन्याय। तो आप वाक्य के थ्रू भी उनको बता सकते हो। ठीक, संस्कृत है तो संस्कृत में ही बताएंगे, है ना, हिंदी में थोड़ी ना बताना है। और आपको अगर आपको ये लिखना भी होगा तो आपको संस्कृत में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि ये संस्कृत है। ठीक, उसके बाद इसको हम छोड़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा कैसे समझा सकते हो? तो प्रशिक्षु आसपास की वस्तुओं व संज्ञा का वर्गीकरण कर शीर्षक एवं उपशीर्षक का निर्माण कर बच्चों से उस पर कार्य कराए, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम इसको छोड़ते हैं, अभी ये मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। तो किस तरीके से कौवा का क्या हो जाता है? काका, बैल का हो जाता है वृषभ, यहाँ कुत्ता रहेगा, कुत्ता का हो जाएगा कुकरा, कलम का हो जाएगा कलमा, ठीक, वानर का हो जाएगा बानर। तो ये बस आप सभी को इसमें सुमेलित करना है, जिससे वो आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चित्र दिखाकर, तो अगर आप यहाँ मान लीजिए कौवा का चित्र, तो आप पूछेंगे कि यह क्या है। ठीक है, तो यहाँ फिगर रहेगा। उसके बाद चार्ट बनाकर कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये पूरा आपका संज्ञा की जानकारी हो गया। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से आप वस्तु, नाम, स्थान किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही विधि है जिनके थ्रू आप उनको समझा सकते हो। उसके बाद अगला है आपकी लिंग की जानकारी। तो बच्चे माता पिता, चाची चाचा, दादी दादा, भैया दीदी इत्यादि परिवेश में व्यवहृत होने वाले शब्दों से लिंग का आंचलिक ज्ञान से परिचित होते हैं। साथ ही साथ परिवेश से ही माता कहती है कि पिता कहते हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग करने से स्पष्ट है कि बच्चे लिंग के व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं, किंतु लिंग के व्यवहारिक स्वरूप एवं संस्कृत से जुड़े लिंग की समझ को विकसित करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका संस्कृत में होता है 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, और आपका हिंदी में केवल 2 ही होता है। तो शब्दों का वर्गीकरण एवं क्रिया से उनके प्रयोग कराने से लिंग का स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि उद्देश्य, लिंग की समझ विकसित करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिंग भेदों का ज्ञान विकास करना, संस्कृत में लिंग के वाक्य कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो यही फिर आपका शिक्षण विधिया क्या क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको हो सकता है ना प्रोजेक्ट विधि या कुछ किसी भी पूछ सकता है प्रश्न, तो आप शिक्षण तरीके याद कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक में यही बातचीत द्वारा, चित्रों द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि जो अभी आप सभी को सेकंड सेमेस्टर में मिल रहा है प्रोजेक्ट विधि, तो सब यही लिखना होता है किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो। जैसे कि वार्तालाप विधि में देखिए कि बातचीत के द्वारा लिंग का ज्ञान बताकर कर सकते हैं, जैसे माता पिता पुष्पम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, नपुंसकलिंग क्या है। तो जैसे कि आपका माता जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पिता क्या है, तो आपका पिता पुल्लिंग है, पुष्पम क्या है, नपुंसकलिंग है। तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण कराकर बच्चों से बातचीत किया जा सकता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो जैसे कि सीता, राधा, ममता, गीता, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग हुआ। पुल्लिंग जो रमेशा, मोहना, सोना। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाता है। नपुंसकलिंग पुष्पम, कलम, कमलम, पत्रम, तो ये ना ही नर और ना ही मादा का बोध होता है, तो वो नपुंसकलिंग का हो जाता है। और जिस स्त्रीलिंग की परिभाषा वो होती है जिसमें आपका मादा जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिसमें नर जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो बस इसमें आप सभी को यही याद करना है। अब देखिए चित्रों के द्वारा स्त्री का चित्र, लड़की का चित्र, ठीक, तो इसके द्वारा भी आप समझा सकते हैं। पुष्प का चित्र, तो चित्र के थ्रू भी आप समझा सकते हैं कि हाँ ये अगर लड़की है, ठीक है, ये लड़की है तो क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर ये लड़का है, ठीक है, ये अगर लड़का है तो फिर पुल्लिंग। अगर ये पुष्पम है, पुष्प है, तो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग। तो इस तरीके से आप चित्र के थ्रू भी समझा सकते हो। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बता सकते हो। सपठति मतलब बालक का चित्र पढ़ते हुए, तो आप बालिका का चित्र खेलते हुए, वृक्ष से पत्ते गिरते हुए, तो बहुत ही आसान, बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू आप समझा सकते हैं और उनको लिंग की जानकारी दे सकते हो छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि वचन किसे कहते हैं, तो परिवेश से ही बच्चों को 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है, और इन संख्याओं का बोध कराने वाले व्याकरण के शब्दों से बच्चों को जोड़कर उनको वचन की समझ
को विकसित किया जा सकता है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग करते हैं और प्रशिक्षु किसी एक वस्तु को दिखाकर एक वचन, दो वस्तुओं को दिखाकर द्विवचन तथा बहुत सी वस्तुओं को दिखाकर बहुवचन का बोध करा सकता है। किसी संज्ञा का ये सर्वनाम की संज्ञा का बोध। और देखिए फ्रेंड्स, आपका हिंदी में केवल एक और बहुवचन होता है, उसमें द्विवचन नहीं होता, लेकिन जो संस्कृत होता है इसमें 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो देखिए वचन का उद्देश्य क्या होता है, तो वचन की समझ विकसित करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वचन की दक्षता विकसित करना, संस्कृत में वचन वाक्य बोध कराना। शिक्षण विद्या तरीका वही सिर्फ आपको अपनाना है, बातचीत द्वारा, चित्र विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप सभी को शॉर्टली बताऊं तो ये वार्तालाप विधि के द्वारा बताएंगे। एक, द्वि, बहु, बालक, बालको, बालका, बालका, बालिका, बालिके, बालिका, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पा, यानी 1, 2। ठीक है, तो आप बहुत ही काका, काको, काका आपने याद भी किया होगा। अगर बालक का रूप याद होगा तो आप सभी को पता है एक वचन, द्विवचन। अगर एक हो तो एक वचन होता है, दो हो तो द्विवचन होता है, अगर 2 से ज्यादा होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरीके से उसको बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका रहता है। चलिए फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए है, इसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, सही और गलत। सबसे पहला यहाँ बालिका है, यहाँ क्या फिलअप होगा, नमती होगा या नमनती होगा। ठीक, दूसरा है छात्र, क्या यहाँ फिलअप होगा, पठती होगा कि पठनती होगा। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और आप सभी को आना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, हसंती होगा कि हंसता हो गया, हंसता होगा। बालिके, नमता होगा कि नमनती होगा। खुद आप सभी को 5 सेकंड की टाइमिंग दी जा रही है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे फिलअप होगा। आप सभी का आंसर सही है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बालिका क्या है, एक वचन है, आपने रूप याद किया होगा, बालका, बालको, बालका। तो सबसे पहले क्या है, बालका। ठीक, उसके बाद बालको, उसके बाद बालका आता है। तो बालका क्या है, एक वचन है, तो उसका क्रिया भी जो होगा वो एक ही वचन होगा। ठीक है, नमती मतलब नमस्कार करते हैं। तो देखिए, अगर क्रिया आपको याद होगा, जैसे पठ का, तो पठती। ठीक, पठती, पठता, पठंती। तो देखिए यहाँ क्या है, नमती, नमनती। तो यहाँ एक वचन कौन सा है, पहला है, तो यहाँ हो जाएगा नमती। ठीक है, दूसरा है छात्र। ठीक, छात्र, पठत या पठंती, कौन सा होगा, छात्र क्या है, तो एक वचन है, पठती, पठंती, क्या होगा, पठती। ठीक, पठती, पठता, पठंती। पठंती जो होता है वो बहुवचन होता है। तो क्या है, मतलब कि 2। ठीक, तो हसंती, हंसता, यानी क्या होगा, यहाँ पे आपका जब द्विवचन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रहेगा हंसता, यानी यहाँ पे रहेगा तो हंसता। फिर है बालिके, बालिके क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो यहाँ पे द्विवचन है, तो फिर क्या होगा, नमता या नमनती, तो यहाँ पर होगा नमता। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला है कि सुमेलित कराकर। तो देखिए, बालका हसति, छात्रौ पठति, ते अश्वौ धावन्ति। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि एक वचन कौन है, द्विवचन कौन है और बहुवचन कौन है, कौन सा मिलान किस में होगा, ये आप सभी को बताना है कि क्या पहले का दूसरा होगा या दूसरा का तीसरा होगा या तीसरा का तीसरा होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो जाएगा, बालका हसती, यानी बालक क्या है, एक वचन है, हस्ती क्या है, एक वचन है, तो एक वचन है, तो बालका हसती, तो आपका हो जाएगा एक वचन। छात्रौ पठत, अब किस तरीके से बताएंगे, देखिए छात्रौ क्या है, द्विवचन है, पठत क्या है, द्विवचन है, पठते
पठता पठन्ति। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं द्विवचन। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बहुत ही आसान। ते अश्वौ धावन्ति, तो सिंपल, आपका 2 हो गया, तो ये बहुवचन हो गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ जो लेसन है ये समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया और आप सभी को 100% कह रही हूँ कि एग्जाम में अगर इससे पूछा जाएगा, आप लोग कहते हो कि संस्कृत बहुत टफ सब्जेक्ट है, टफ तो है बट आप इसको आसानी के साथ अगर समझेंगे तो कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।